नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS के माध्यमिक कक्षा या हाई स्कूल के व्यवसाय अध्ययन विषय का अध्ययन इसमें कर रहे हैं। व्यवसाय अध्ययन के पाठ्यक्रम 1 जो कि व्यवसाय परिचय के प्रथम जो पाठ है व्यवसाय की प्रकृति तथा क्षेत्र, इसका प्रथम भाग हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो आज हम लोग इसके दूसरे भाग को पढ़ते हैं। तो दूसरे भाग को शुरू करने से पहले एक बार इसका पुनर्कथन कर लेते हैं या रिकैप कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो पहले हमने पढ़ा था मानवीय क्रियाएं। मानवीय क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं लाभ कमाने के लिए या पैसा कमाने के लिए की जाती हैं, जबकि अनार्थिक क्रियाएं सामाजिक जो उत्तरदायित्व हैं, सामाजिक नैतिक, उनके निर्वहन के लिए की जाती है। इसके पश्चात हमने पढ़ा था आर्थिक क्रियाओं के प्रकार। आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं, व्यवसाय, पेशा और नौकरी। और अंत में हमने पढ़ा था व्यवसाय का अर्थ और व्यवसाय की विशेषताएं। व्यवसाय की विशेषताओं में हमने देखा था कि किन क्रियाओं को हम व्यवसाय कह सकते हैं और किन को नहीं कह सकते। तो व्यवसाय की विशेषताओं में हमने पढ़ा था कि वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन होना जरूरी है, वस्तुओं तथा सेवाओं का विक्रय अथवा विनिमय होना चाहिए, वस्तुओं अथवा सेवाओं का नियमित विनिमय होना चाहिए, विनिमय भी नियमित होना चाहिए, निवेश की आवश्यकता होती है व्यवसाय में, लाभ कमाने का उद्देश्य होता है व्यवसाय में, और आय की अनिश्चितता और जोखिम रहता है जो कि एक व्यवसायी उठाता है। तो अब हम आज का जो हमारा एजेंडा है उसके हिसाब से हम आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्यवसाय विकास की। तो व्यवसाय विकास क्या है, किस तरीके से समय के साथ साथ व्यवसाय का विकास हमारे देश में और पूरे विश्व में हुआ। तो प्राचीन काल में भारत अर्थव्यवस्था के स्तर पर बहुत ही विकसित देश था। प्राचीन काल में आप जैसे कि आप देख पा रहे थे इस चित्र में, ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो सभ्यता थी उसके समय की जो शहर था उसकी एक बनावट दिखाई गई है इस चित्र में। इसमें आप देख पा रहे हैं कि कितना व्यवस्थित तरीके से शहर बना हुआ है। सब तरीके सब एक व्यवस्थित सुव्यवस्थित सड़कें हैं और बिल्डिंग हैं, मकान भवन बने हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो अर्थव्यवस्था थी वो कितनी विकसित थी उस वक्त की। अब बात शुरू होती है जब व्यवसाय के विकास की। तो सबसे पहले क्या था, हम लोग पूरी तरीके से कृषि पर डिपेंडेंट थे, कृषि आधारित हमारी अर्थव्यवस्था थी। उसके पश्चात हमने अपने उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन शुरू किया। प्राचीन समय में धीरे धीरे लोग अपने उपभोग के लिए, सिर्फ अपने लिए वस्तुओं का उत्पादन करने लगे। ये तब तक व्यवसाय नहीं था। अपने लिए उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करना व्यवसाय के अंतर्गत नहीं आता है, जब तक कि आप उसका विनिमय अथवा विक्रय ना करें, अपने जो बनाई हुई वस्तुएं हैं। इसके पश्चात समय के साथ साथ विकास जैसे जैसे हुआ, जैसे जैसे चीजें बढ़ी, तो उसके साथ साथ आदमी की आवश्यकताओं में बढ़ोतरी होने लगी। धीरे धीरे आदमी की आवश्यकताएं बढ़ने लगी। इसके पश्चात जब ये आवश्यकताएं की बढ़ोतरी हुई तो उत्पादन में वृद्धि मानव ने की और एक साथ कई विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करना प्रारंभ किया। इसके पश्चात क्या हुआ, जो अधिक उत्पादित जो वस्तुएं थी उनके विनिमय की प्रणाली चलन में आई। मतलब जो ज्यादा आपने वस्तुएं उत्पादित कर दी, अब उसको आप खुद तो उपयोग कर नहीं पाएंगे, तो आपने क्या किया, जो आपने ज्यादा उत्पादित की थी और जो दूसरी ज्यादा उत्पादित की थी, तो उन वस्तुओं को आपस में एक्सचेंज कर लिया या विनिमय कर लिया। तो ये प्रणाली उस समय प्रचलन में आई और यहां से ही विकास की व्यवसाय की का प्रारंभ हुआ। तो ये इसके बाद से व्यवसाय शुरू हुआ। ये आप देख सकते हैं एक मध्यकालीन किराने वाले की एक चित्र है जो कि मैंने किसी वेबसाइट से लिया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि वो कैसे एक तराजू पर तोल के सामान किसी दूसरे व्यक्ति को दे रहा है। इसके साथ ही अब ये बात तो थी केवल घरेलू व्यवसाय की, लेकिन भारत का जो व्यवसाय था, भारत का अंदर जो व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में जो भारत ने अपनी यात्रा शुरू की वो 5000 वर्ष ईसा पूर्व में शुरू कर दी थी। तो उसका प्रमाण भी बहुत सारे जगहों पर जो चित्रकारी होती है दीवारों पर उससे प्राप्त होते हैं। तो ये जैसा कि एक चित्र इसमें दिखा रखा है,
जो कि आप देख सकते हैं एक टेराकोटा मंदिर के से लिया गया है। इसमें एक नाव है और इस पर कई लोग व्यवसाय हेतु दूसरे देश को जा रहे हैं। तो हम लोग नाव के माध्यम से दूसरे देशों तक भी अपना सामान, बनाया हुआ सामान पहुंचाते थे और जो वहां पर अधिकता में होता था उसको लेके आते थे, जिसका हमको यहाँ पर आवश्यकता थी। तो इस प्रकार से विनिमय या व्यापार की शुरुआत हमने काफी पहले से ही कर दी थी। तो हम लोग व्यापार के मामले में काफी समृद्ध थे। अब भारत का विश्व व्यापार और वाणिज्य में योगदान, ये इसके कुछ उदाहरण आपकी किताब में दिए हुए हैं। जैसे गणना के लिए अंक प्रणाली भारत ने दी, मतलब 1 2 3 4 जो होता है ये गिनती। इसके साथ साथ संयुक्त परिवार प्रथा भी हमारे यहाँ सही चलन में हम लोगों का, आपको पता है प्रारंभ में हम लोगों का संयुक्त परिवार हुआ करते थे, अब भी होते हैं। तो जिसको कि आप अभी आगे व्यवसाय में पढ़ेंगे तो उसको HUF बोलते हैं, या हिंदू अविभाजित परिवार के रूप से एक व्यवसाय का एक माध्यम है, एक प्रकार है। उस तरीके से भी हम लोग व्यवसाय करते थे। तो ये भी हमारी दी हुई है। इसी प्रकार से व्यवसाय में श्रम का विभाजन, मतलब कौन आदमी क्या काम करेगा, ये भी यहाँ से चलन में आया। ऐसे ही उपभोक्ता केंद्रित व्यवसाय तकनीक, उपभोक्ता को ध्यान में रखकर आप क्या सामान आपको उत्पादित करना है, किस सामान की ज्यादा मांग है, तो ऐसी व्यवसायिक जो तकनीक है वो भी भारत के द्वारा दी गई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की जो धरोहर है, व्यावसायिक धरोहर, वो बहुत समृद्ध रही है। बहुत प्राचीन काल से ही हम लोगों ने शुरू कर दिया था, और जिससे हम लोगों ने व्यवसाय की उन्नति में विश्व के पटल पर बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये बात हुई व्यवसाय विकास की। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, व्यवसाय के उद्देश्यों का वर्गीकरण। तो व्यवसाय के 5 उद्देश्य आपकी किताब में दिए गए हैं। इनको उसको 5 भागों में इन्होंने बांटा है। ऐसा होता है जो जितने भी व्यवसायिक क्रियाएं की जाती हैं वो कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती हैं। तो ये इसको हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला है आर्थिक। जो व्यवसाय है उसके आर्थिक उद्देश्य क्या होते हैं, उसके सामाजिक उद्देश्य क्या होते हैं, उसके मानवीय उद्देश्य क्या होते हैं, उसके राष्ट्रीय उद्देश्य क्या हैं, और उसके वैश्विक उद्देश्य क्या हैं। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे हम जो उद्देश्य है व्यवसाय के वो बड़े रूप में बढ़ते जा रहे हैं। पहले आर्थिक, जो उसका खुद का उद्देश्य है, एक व्यवसाय क्यों शुरू करता है, उसको क्या चाहिए होता है, वो आर्थिक उद्देश्य में हो गया। फिर समाज के प्रति क्या उद्देश्य है उसके, वो सामाजिक हो गया। फिर मानव जाति के लिए, मानवों के लिए उसके क्या उद्देश्य होने चाहिए, वो मानवीय में आ गया। राष्ट्र के प्रति क्या उद्देश्य होंगे, वो राष्ट्रीय में। और विश्व के प्रति क्या उद्देश्य हैं, वैश्विक पटल पर व्यवसाय के क्या उद्देश्य होते हैं, वो वैश्विक के उद्देश्यों के अंतर्गत आता है। तो अब हम एक एक करके सब जो उद्देश्य हैं इनको देखते हैं। तो सबसे पहला है आर्थिक उद्देश्य। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य अगर व्यवसाय का होता है तो वो होता है आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य के बिना किसी भी व्यवसाय का चल पाना या बढ़ पाना संभव नहीं है। तो जो मेन जो आर्थिक उद्देश्य है किसी भी व्यवसायी का, वो होता है लाभ कमाना। अगर लाभ किसी व्यवसाय में नहीं है तो वो व्यवसाय सस्टेनेबल नहीं है, या फिर वो व्यवसाय आप कह सकते हैं कि लंबी अवधि तक जारी नहीं रह सकता है। तो लाभ कमाना एक प्राथमिक उद्देश्य है किसी भी व्यवसायी का व्यवसाय से, ये आप समझ गए होंगे। इसके पश्चात लाभ कमाने के साथ ही इसके जो कुछ लाभ कमाने के लिए जो आवश्यक हैं वो 3 उद्देश्य और हैं। सबसे पहला है ग्राहक बनाना। अब आपने कोई सामान अगर आप उत्पादित करते हैं तो आपको उसके लिए ग्राहक चाहिए होते हैं, तभी आप लाभ कमा पाएंगे अपने सामानों को बेचकर। तो ग्राहक बनाना भी एक आर्थिक उद्देश्य के श्रेणी के अंतर्गत आएगा। लाभ कमाने के लिए आवश्यक है कि ग्राहक आपके पास हो। इसी प्रकार से नियमित नव प्रवर्तन का मतलब है नए परिवर्तन करना। तो आपको अपने व्यवसाय को जारी रखने के लिए और लाभ को निरंतर प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि आप अपने व्यवसाय में नियमित रूप से जो आपके पर्यावरण में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो परिवर्तन हो रहे हैं, उसको दृष्टिगत रखते हुए आप अपने व्यवसाय में निरंतर नवीन परिवर्तन करें। इसके पश्चात है संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग।
तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए व्यवसायी अनेकों संसाधनों का उपयोग करता है, जिसके लिए सबसे जो मुख्य जो संसाधन होता है पूंजी। तो व्यवसाय को चलाने के लिए पूंजी अथवा कोष की आवश्यकता होती है। पूंजी कहाँ कहाँ आवश्यक है? पूंजी मशीन खरीदने के लिए आवश्यक है, पूंजी कच्चा माल खरीदने के लिए आवश्यक है, पूंजी कर्मचारियों को जो वेतन आप देते हो उसके लिए आवश्यक है, और पूंजी जो आप नियमित जो आपके छोटे मोटे खर्चे होते हैं व्यवसाय में उसके लिए भी आवश्यक होती है। तो इस प्रकार जो संसाधन है, बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे मशीनें, आदमी, कच्चा माल, मुद्रा, इन सब की आवश्यकता आपको व्यवसाय में चलाने में होती है। तो आपका जो एक व्यवसायी के रूप में एक उद्देश्य है वो रहता है कि आप जो आपके पास संसाधन है उसका श्रेष्ठतम उपयोग करें। क्यों करें? क्योंकि आपको पता है संसाधन सीमित होते हैं। अगर आप उनका श्रेष्ठतम उपयोग नहीं करेंगे तो आपको जो यथोचित लाभ होना है वो नहीं हो पाएगा। आप अगर आपने श्रेष्ठतम उपयोग नहीं करेंगे तो आपका जो माल तैयार होगा उसकी कीमत ज़्यादा बनेगी, और ज़्यादा बनेगी तो आपका माल नहीं बिक पाएगा। ये जो उद्देश्य है इसकी पूर्ति आप कैसे कर सकते हैं कि आप अच्छे कर्मचारी रखें, कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति करें, साथ में जो मशीनें हैं उनको उनकी क्षमता के हिसाब से पूर्ण उपयोग उनका किया जाए, जो कच्चा माल है उसका अपव्यय कम करें, उसके जो दुरुपयोग है वो कम करें। तो इन सब से आप इन उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये हुए आर्थिक उद्देश्य। अगले हैं सामाजिक उद्देश्य। तो समाज के जो व्यवसाय के सामाजिक उद्देश्य हैं वो उद्देश्य होते हैं जिन्हें समाज के हितों के लिए व्यवसाय को प्राप्त करना आवश्यक होता है। अतः जो जो हर कोई जो व्यवसायी है उसका उद्देश्य होना चाहिए कि वो किसी भी तरीके से परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से समाज को नुकसान ना पहुंचाए, समाज को हानि ना पहुंचाए। तो इसके अंतर्गत क्या क्या होते हैं? सबसे पहला है अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन तथा पूर्ति। तो एक व्यवसायी का ये उद्देश्य होना चाहिए कि वो समाज को अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराए, और कम कीमत पर या वाजिब कीमत पर और सही समय पर, सही कीमत और सही समय पर भी उसको उपलब्ध कराना उसका उद्देश्य होना चाहिए वस्तुओं को। इसके पश्चात है उचित व्यापारिक प्रथाएं अपनाएं, मतलब गलत काम ना करें। अधिक कीमत वसूल करना, जमाखोरी, काला बाजारी, ये सारी क्रियाएं अवांछित होती हैं, इनकी जरूरत नहीं है। इसके अलावा गुमराह करने वाले विज्ञापन देते हैं बहुत से लोग, वस्तुओं की गुणवत्ता के बारे में गलत लिखते हैं कि ये इतना अच्छा है या यह इतने 100% बैक्टीरिया किल कर देता है, जैसा आप देखते होंगे कई सारे साबुनों में दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो भ्रामक प्रचार है वो ना करें। तो ये सब उचित व्यापारिक प्रथाएं हैं जिनको कि एक व्यवसायी को अपनाना चाहिए। इसी प्रकार से व्यवसायी को कई बार कृत्रिम कमी दिखा देता है वो, कि मतलब एक आर्टिफिशियल दिखा देता है कि स्कैरसिटी है या फिर सामान कम उपलब्ध है, जिससे कि जो चीज़ों के दाम है वो बढ़ जाएं। ये भी आप आगे पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें उसको नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही जो अंत में है सामाजिक उद्देश्य, वह है समाज के कल्याण कार्यों में योगदान। तो समाज के जो बहुत सारे कल्याण के कार्य हैं, जैसे स्कूल बनाना, लोगों को प्रशिक्षित करना, चिकित्सा की सुविधा लोगों को उपलब्ध कराना जहां उन्होंने फैक्ट्री लगाई है उसके आसपास, आम जनता के मनोरंजन के लिए पार्क खोलना या खेल परिसरों में सुविधाएं देना, टीमों को स्पॉन्सर करना, तो ये सब समाज के कल्याण कार्य हैं जिसमें वो योगदान देना एक व्यवसायी का सामाजिक उद्देश्य होता है। इसके पश्चात आता है मानवीय उद्देश्य। तो मानवीय उद्देश्य क्या है? मानवीय उद्देश्य से तात्पर्य है कि सब समाज के जो अक्षम या विकलांग लोग हैं, या जो शिक्षित हैं, शिक्षा या प्रशिक्षण से वंचित लोग हैं, उनके कल्याण, अथवा जो जो उनके खुद के कर्मचारी हैं व्यवसाय के, उनकी अपेक्षाओं की पूर्ति, इन सब के जो लक्ष्य हैं वो मानवीय उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से तो मानवीय उद्देश्य क्या क्या होते हैं? कर्मचारियों का आर्थिक कल्याण। आर्थिक कल्याण से अभिप्राय ये है कि कर्मचारियों को नियमित तौर पे आपको वेतन देना चाहिए, उनको बोनस देना चाहिए, उनको किसी प्रकार से भी जो आर्थिक कष्ट हैं वो ना झेलने पड़े। उनका आर्थिक रूप से, उनको पैसे के रूप से आपको कल्याण के लिए सोचना चाहिए। इसी प्रकार से कर्मचारियों की सामाजिक तथा मानसिक संतुष्टि। तो कर्मचारियों को आपको सामाजिक और मानसिक दोनों प्रकार की संतुष्टि
प्रदान करवानी चाहिए। तो उनके काम को आप कैसे सामाजिक और मानसिक संतुष्टि को दे पाएंगे कि उनका काम, उनके जो कार्य वो लोग करते हैं उसको रोचक बनाएंगे आप, उसको उसको चुनौतीपूर्ण बनाएंगे ताकि उनका उसमें काम में मन लग पाए। इसी प्रकार से सही काम के लिए सही आदमी को आप नियुक्ति देंगे। और जो काम की निरस्ता है, कई बार ऐसा होता है कि काम को कुछ थोड़ा रोचक बना के आप उसको उसको काम के साथ अटैच करके इस तरीके से आप उसको सामाजिक और मानसिक संतुष्टि दे सकते हैं। और सामाजिक रूप से आप उसको मान सम्मान दीजिए, उनकी बातों को सुनिए, ये इस तरीके से उसको सामाजिक संतुष्टि मिल सकती है। इसके पश्चात है मानवीय संसाधनों का विकास। तो जो कर्मचारी होते हैं वो लोग मनुष्य हैं। अब मनुष्य हैं और एक मनुष्य के रूप में वो मानवीय संसाधन है। तो इनका हर एक आदमी, जो हर एक कर्मचारी है, वो चाहता है कि उसका विकास हो। तो उसका विकास उसको तकनीकी प्रशिक्षण देके, जिस काम में वो लगा हुआ है उस काम की उच्च शिक्षा देके, इस प्रकार के चीजें उसको प्रदान करके उन उन संसाधनों का विकास किया जा सकता है। तो ये एक उद्देश्य व्यवसाय का और होता है, मानवीय उद्देश्य। इसी के साथ जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनका आर्थिक कल्याण। जैसे कुछ लोग, जैसे पहले बात की कि शारीरिक रूप और मानसिक रूप से विकलांग हो लोग, जो समाज के पिछड़े लोग हैं, इन लोगों के लिए मदद करिए। समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत जो व्यावसायिक इकाइयां हैं उनको बनना चाहिए। तो ये जो उद्देश्य है इसकी पूर्ति वो विभिन्न तरीके से कर सकती हैं। वो उनके लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित करवा सकते हैं। वे लोग पिछड़े समुदाय के लोगों को, ताकि क्या हो, अगर आप उनके लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण करवाएंगे तो हो सकता है उनको जो आजीविका का जो साधन है उसमें वृद्धि हो। वो लोग जो उनकी आय अर्जन की क्षमता है वो बढ़ सके, ज़्यादा पैसा कमा सकें। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार जो बहुत सारे जो होशियार बच्चे हैं उनको कुछ वजीफा दे के, उनको छात्रवृत्ति प्रदान करके भी ऐसा किया जा सकता है। तो ये बात होती है मानवीय उद्देश्य की। ये व्यवसाय के मानवीय उद्देश्य थे। इसके पश्चात आते हैं राष्ट्रीय उद्देश्य। तो क्योंकि कोई भी व्यवसाय किसी एक राष्ट्र में जब ऑपरेट करता है, जब चलाते हैं उसको एक राष्ट्र के अंतर्गत, तो वो उस राष्ट्र का एक अंग बन जाता है। तो और बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो एक पैसा इकोनॉमी में जनरेट कर रहा है और लोगों को रोजगार दे रहा है, लोगों को काम दे रहा है और सरकार को टैक्स या करों के रूप में लाभ प्रदान कर रहा है। तो सबसे पहला उद्देश्य होता है राष्ट्रीय, वो है रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। तो लोगों को नौकरी के अवसर उत्पादन कराना। तो इस लक्ष्य की पूर्ति कैसे होगी? नई नई जो व्यवसाय है वो नई नई व्यावसायिक इकाइयां लगाएंगे और लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। अगला है सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। सामाजिक न्याय से यहाँ पर अर्थ है कि सभी लोगों को एक समान रूप से सबके साथ व्यवहार करना, सबको नौकरी के समान अवसर देना, और नौकरी पर अगर आ गए हैं तो उनको प्रमोशन के समान अवसर प्रदान करना। ये सब सामाजिक उद्देश्य में आएगा, राष्ट्रीय उद्देश्य में आएगा, सॉरी। इसके पश्चात है राष्ट्रीय प्राथमिकता के अनुसार उत्पादन करना। तो जो व्यावसायिक इकाइयां हैं, जो सरकार, जिस सरकार के अंतर्गत जो राष्ट्र है, उस सरकार की जो नीतियां हैं और जो उनकी योजनाएं हैं सरकार की, उसके अनुसार प्राथमिकता, उस चीज को प्राथमिकता देकर और सरकार के अनुसार ही जो सरकार जो उनको बताए उस हिसाब से ही वस्तुओं का उत्पादन और आपूर्ति उनको करनी चाहिए। राष्ट्रीय प्राथमिकता के अनुसार उत्पादन व्यावसायिक इकाइयों को करना चाहिए। ये भी एक उद्देश्य है राष्ट्रीय उद्देश्य के अंतर्गत। तो इसी प्रकार से अगला उद्देश्य है देश के राजस्व में योगदान। तो कोई भी जो फैक्ट्री कहीं पे कोई व्यावसायिक इकाई लगाता है तो वो उसका ये उद्देश्य होना चाहिए कि वो जो सरकार को जो कर देता है, कर और बकाया राशि, उसका भुगतान ईमानदारी के साथ करे। जो भी कर उसको देने हैं, जब भी देने हैं, जो राजस्व उसको प्रदान करना है वो ईमानदारी के साथ जो राजकोष है उसमें जमा करवाए। अगला है आत्मनिर्भरता तथा निर्यात को बढ़ावा देना। आजकल भी आप ना आत्मनिर्भर भारत का नारा सुन रहे होंगे। तो इसके अंतर्गत कुल मिला के कहने का ये है कि आत्मनिर्भर बनाएं देश को। आत्मनिर्भर मतलब विदेशों से जो सामान हम आयात करते हैं उस आयात को कम करें, बल्कि जो हम चाहते हैं, जो देश चाहता है कि हम लोग निर्यात को बढ़ावा दें, बाहर माल भेजें और विदेशी मुद्रा अर्जित करें, जिससे कि हमारे राजकोष में बढ़ोतरी हो और हमारा जो आर्थिक विकास है वो देश का, उसके लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाए। ये उद्देश्य हुए राष्ट्रीय उद्देश्य।
अब अगला है और अंतिम उद्देश्य है वैश्विक उद्देश्य। तो वैश्विक उद्देश्य की जो अभिकल्पनाएं हैं भारत में, वो सन 1991 के बाद से शुरू हुई, क्योंकि उससे पहले हमारे जो अन्य देशों के साथ जो व्यापार होते थे, जो व्यापारिक संबंध थे, वो बहुत ही सीमित थे। हम लोग एक एक बंद अर्थव्यवस्था की तरह कार्य करते थे, क्लोज्ड इकोनॉमी थे। 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बन थे, उनके समय में हम लोगों ने उदारीकरण की तरफ कदम बढ़ाए। नहीं, 1991 में मनमोहन सिंह जी जब वित्त मंत्री थे, तो उनके समय में हम लोगों ने उदारवादी आर्थिक नीतियों को लागू किया और काफ़ी हद तक विदेशी निवेश पर प्रतिबंध समाप्त किए। और उसके बाद से हमारे जो विश्व के साथ जो व्यापार है, उसमें एक बढ़ोतरी होती चली गई, जो कि आजकल काफ़ी ऊपर जा चुका है। तो अब व्यवसाय के वैश्विक उद्देश्य क्या होंगे? पहला है सामान्य जीवन स्तर में वृद्धि। वो कैसे हासिल होगी? जब हम विश्व के साथ व्यापार करेंगे तो क्या होगा, तो दुनिया भर में जो उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं हैं, वो आसानी से आप लोगों को उपलब्ध हैं। तो इस प्रकार एक देश का व्यक्ति दूसरे जो देश के व्यक्ति जो उपयोग कर रहा है, व्यवसायी उसको आपके देश में लाता है या यहाँ पर ही खुद बनाने लगता है, तो आपको भी वही गुणवत्ता वाली वस्तु उपलब्ध हो पाती है जो कि एक दूसरे देश का व्यक्ति उपभोग करता है। इसी प्रकार से अगला है विभिन्न देशों के बीच असमानताओं को कम करना। ये कम करना होगा, इसको काम करना मैंने गलत से टाइप कर दिया है। तो विभिन्न देशों के बीच जो असमानताएं हैं, क्योंकि आपको पता है कुछ देश विकसित देश हैं, कुछ विकासशील देश हैं, तो इन सब देशों के बीच में प्रति व्यक्ति आय को लेके, जो कुल उत्पादन इन लोगों के बीच होता है उसको लेके, लोगों के जीवन स्तर को लेके, इन सब को लेके काफ़ी डिफरेंसेस हैं। तो व्यवसायी का ये काम होना चाहिए कि जो अमीर और गरीब राष्ट्रों के बीच जो जो एक एक दूरी है या एक जो गैप है, उनके जो असमानता है उनके बीच की, उसको कम किया जाए। और कम कैसे करेंगे आप? जो अविकसित देश हैं उसके अंदर अपना व्यवसायी इकाइयां लगाएंगे, वहाँ उत्पादन करेंगे, तो वहाँ का भी जो विकास होगा, इस प्रकार से वो जो गरीब देश है उसका भी आर्थिक विकास हो पाएगा। वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो भी थोड़ा ऊपर आ पाएगी। इसी प्रकार से जो अगला उद्देश्य है वह है विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा वस्तुओं तथा सेवाओं की उपलब्ध। व्यवसाय को ऐसे वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिए जिनकी विश्व बाजार में मांग तथा प्रतिस्पर्धा अधिक है। मतलब ऐसी वस्तुएं आप बनाओ जिसमें कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, ज़्यादा लाभ आप कमा सकें। और लाभ कब कमा पाएंगे? जब उसकी विश्व बाजार में मांग है उस प्रोडक्ट की, तभी तो बिक पाएगा। और इस प्रकार से उसमें कंपटीशन भी अधिक है। तो वहाँ आपको जाना चाहिए और ऐसा गुणवत्ता वाली वस्तुएं देनी चाहिए सब या सेवाएं देनी चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक देश को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो पाए। तो ये है व्यवसाय का वैश्विक उद्देश्य और यही अंतिम उद्देश्य था। इसके पश्चात आता है व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व। तो व्यवसाय के हमने पढ़ा कि सामाजिक उद्देश्य होते हैं कुछ अभी, तो जो लाभ अर्जित करने के साथ साथ व्यवसाय की कुछ समाज के प्रति भी जिम्मेदारियां होती हैं। तो समाज के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उन्हीं को ही हम सामाजिक उत्तरदायित्व बोलते हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? उसमें कुछ जो उदाहरण के लिए हैं, जैसे निवेशकों को उचित प्रतिफल के दर का आश्वासन। तो निवेशक कौन होते हैं? निवेशक वो लोग होते हैं जो अपना पैसा किसी बिजनेस में या किसी व्यवसाय में लगाते हैं। तो वो क्यों पैसा लगाते हैं किसी व्यवसाय में? उचित प्रतिफल के लिए। मतलब उनको उसका कुछ लाभ, जो जब कोई आदमी निवेश करेगा तो जो आपको जो प्रॉफिट होगा या लाभ होगा उसका कुछ हिस्सा उस व्यक्ति निवेशक को देना पड़ेगा। तो निवेशकों को उचित प्रतिफल के दर का आश्वासन व्यवसाय के द्वारा दिया जाना चाहिए। इसके बाद है कर्मचारियों को। कर्मचारियों को अच्छा वेतन, सुरक्षा और उचित कार्यदशाएं। कार्यदशाएं मतलब काम करने की जो कंडीशन है वो अच्छी होनी चाहिए, कोई खतरे वाली बात नहीं होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए। इसके पश्चात है ग्राहकों को अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना। तो ये ग्राहकों के लिए उसका उत्तरदायित्व है। इसके पश्चात है अगला है पर्यावरण की सुरक्षा। और सब पर्यावरण की सुरक्षा से अर्थ है कि बिजनेस को इस तरीके से ना वो चलाए कि वो पर्यावरण की तरफ ध्यान ही ना दे। उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने आसपास के पर्यावरण का ध्यान रखे, प्रदूषण को कम से कम रखे, प्रदूषण
अच्छा तो यह है कि प्रदूषण बिल्कुल ना करे, लेकिन ये भी संभव नहीं है, तो एटलीस्ट उसको कम से कम करे, और जो भी अपशिष्ट पदार्थ उसके यहाँ से निकल रहे हैं उनका शोधन करके ही वो उसको बाहर छोड़े। इसके पश्चात है, अब ये जो सामाजिक उत्तरदायित्व हैं इनकी पूर्ति करते समय व्यवसायी को दो बातों का ध्यान रखना चाहिए इन क्रियाओं को करते समय। सबसे पहला, कि ऐसी प्रत्येक क्रिया धर्मार्थ क्रिया नहीं होती। मतलब अगर आप कोई चैरिटी का काम करते हैं तो जरूरी नहीं कि आप सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन कर रहे हैं। तो जैसे कि मान लीजिए किसी बिजनेसमैन ने कुछ अपना पैसा अपने निजी तरीके से किसी स्कूल या कॉलेज को दे दिया कुछ धनराशि, तो ये उसका सामाजिक उत्तरदायित्व नहीं कहलाएगा। तो दान देना सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं है, निर्वहन नहीं है। इसके पश्चात है, इस तरह की क्रियाएं जो होती हैं, जो सामाजिक उत्तरदायित्व की क्रियाएं हैं, वो कुछ लोगों के लिए अच्छी और कुछ लोगों के लिए बुरी नहीं हो सकती। मतलब वो सबके लिए अच्छी ही होनी चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि आदमी कुछ व्यवसाय गलत तरीके से काम करे और फिर उसको गरीबों में बांट दे पैसा। मान ली कुछ तस्करी से या किसी या लोगों को झूठ बोल के कुछ सामान बेचें अपना, और उसका कुछ पैसा कुछ हिस्सा उसका गरीबों में बांट दें, तो ये एक सामाजिक उत्तरदायित्व तो नहीं हुआ। तो सामाजिक क्रियाओं को संपन्न करते समय ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो समाज के लिए हानिकारक हो। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, जैसे कि जमाखोरी, काला बाजारी, कर चोरी, मिलावट, ये और ग्राहकों को धोखा देना, ये सारी अनुचित व्यापारिक क्रियाएं हैं। तो अब व्यवसायी को करना क्या चाहिए? व्यवसायी को विवेकपूर्ण प्रबंधन, मतलब ध्यान से सोच समझ के प्रबंधन के द्वारा लाभ अर्जित करना चाहिए, और साथ साथ सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति के तहत कर्मचारियों को उचित कार्य दे, आवासीय सुविधाएं प्रदान करे, ग्राहकों को जो सामान बेचता है, जो उत्पाद विक्रय करता है, उसके उपरांत उसकी उचित सेवाएं प्रदान करे। मतलब वो सामान में कुछ गड़बड़ी होती है तो उसको सही करे, पर्यावरण के प्रदूषण को नियंत्रित करे, और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करे। जो भी प्राकृतिक संसाधन वो यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है, उन सब की उसको सुरक्षा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत आएंगी। तो आज के लिए इतना ही। अब हम जो इसके बाद जो इसका तीसरा भाग पढ़ेंगे वो इसका अंतिम भाग होगा इस पार्ट का, और ये पार्ट तब खत्म हो जाएगा। जो अगला पार्ट हम पढ़ेंगे उसमें भी कुछ थोड़ा बहुत उत्तरदायित्व की बात है, जो विभिन्न हित समूह के प्रति जो एक व्यवसाय के उत्तरदायित्व होते हैं वो पढ़ेंगे। इसके बाद हम कुछ प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे, जो हमने अभी थोड़े मोड़े छोटी मोटी रूप में बात करी कि प्रदूषण एक व्यवसायी को नहीं करना चाहिए, तो वो किस प्रकार से प्रदूषण होता है और क्या होता है, वो सब बातें हम अगले लेक्चर में अगले पार्ट में करेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को जो भी चीज़ जिस भी टॉपिक में शंका हो उसको आप बताइएगा, उसको मैं आपको उसको दूर करने की हम लोग कोशिश करेंगे, जैसा कि हम लोग अपने कमेंट में लिखते भी हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार।